शब्बीर का कहना है कि अगर किसी को नशे की लत लग जाए तो फिर उसकी वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। सुकून की तलाश में नशे का सहारा लेने वाले ऐसे बेसुकून हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है। शब्बीर ने कराची में एक ऐसे नौजवान को देखा है जो रोशनी की तलाश में अंधेरों में डूब गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक घर में मियां बीवी के दरमियान शदीद झगड़ा हो रहा था। झगड़ा बढ़ा तो दूसरे कमरे में मौजूद एक 11-12 साल का बच्चा गहरी नींद से चौंक कर उठा और जब उसे अंदाजा हो गया कि उसके माँ बाप आपस में झगड़ रहे हैं तो वो फौरन किताब खोलकर बैठ गया। बच्चे के चेहरे पर खौफ था और वो सख्त परेशान नजर आ रहा था। कमरे में माँ बाप के लड़ने की आवाज आ रही थी। तूने बिगाड़ा है पूरे घर को, तूने। बस कर दो, सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। खुद तो रात गए दोस्तों से वापस आते हो और आके भी घर में बातें बनाते हो। साफ साफ क्या कहना क्या चाहती है? तमीज नहीं है तुझे? बच्चों के सामने किस तरह बात करते हैं शोर से? हाँ नहीं है, मुझे तमीज नहीं कर सकती मैं अपनी जबान बंद। नहीं करती मैं अपनी जबान बंद। शौहर बीवी की बदजुबानी का मुकाबला न कर सका और फिर पैर पटकता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। आके सिर्फ बातें बनानी आती हैं। उसने कमरे में झांक कर देखा जहां उसका बेटा खौफ के आलम में पढ़ रहा था। बहुत अच्छे, अब्बा को देख के पढ़ना शुरू कर दिया। बाप ने बेटे से किताब छीन कर फेंक दी कि इस दौरान बच्चे की माँ पीछे आकर खड़ी हो गई। अरे क्या हो गया? बच्चे के ऊपर क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो तुम? क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं तो पढ़ ही रहा था। पढ़ ही तो रहा था? बहुत आलिम फाजिल बनेगा ना पढ़ के तू। अबू पढ़ ही तो रहा था। अब तू जबान भी चलाएगा बाप से? बस कर दो। आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा बाप नहीं जल्लाद है, जल्लाद। माँ बेटे का हाथ पकड़कर बाहर ले गई और शौहर अपनी बीवी को गुस्से से घूरता हुआ दूसरी तरफ चला गया। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि वही बच्चा उदासी के आलम में अपने एक दोस्त के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। अबे हाँ में मजा आया? अबे हाँ यार, पर मेरा तो सारी चक्कर आ गया। अगर अब्बा को पता लगा तो बहुत पिटाई होगी। अबे नहीं आता कुछ भी है, लेकिन उसको बहुत बन जाएगी। फिर शब्बीर ने देखा कि बच्चा वहीं पार्क में मौजूद अपने दांतों को साफ कर रहा था। अदनान का ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से था, लेकिन माँ बाप के दरमियान रोज रोज की लड़ाई झगड़ों और पिटने के खौफ से तंग आकर उसने राह फरार अख्तियार कर ली थी और निहायत कम उम्री में अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर तंबाकू नोशी शुरू कर दी थी। ये सिलसिला यही नहीं रुक गया, बल्कि कुछ ही अरसे में अदनान को चर्स पीने की लत भी लग गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वही बच्चा अपने एक दोस्त के साथ एक शाहराह पर मौजूद था जहां कुछ ट्रक खड़े हुए थे और उसकी ओट में कुछ लोग चर्स का नशा कर रहे थे। अबे ये क्या कर रहे हैं? अबे चर्च से पी रहे हैं, तू पिएगा क्या? अबे नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अबे कुछ नहीं होता, मजा आएगा। अबे नहीं। 18 बरस की उम्र को पहुंचने तक अदनान, जो माँ बाप की तवज्जो से महरूम था और शदीद तनाई के एहसास में जिंदगी गुजार रहा था, चर्स और यहाँ तक कि शराब का नशा भी करने लगा। ये सब कुछ कैसे हुआ, अदनान की क्या कैफियत थी, ये खुद अदनान की ज़बानी सुन लीजिए। पहली दफ़ा चरस पी तो मेरी उम्र 14-15 साल की उम्र थी। क्लास 8-9 में था जब मैंने पहली दफ़ा चरस पी थी। घर में लड़ाई झगड़ा, आपस में ना बनना और इस तरह के वाक़यात मेरे घर में आम थे। तो उसकी जो परेशानी और टेंशन, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, ज़ाहिर है मुझे चाहिए था घर वालों का प्यार, जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलता था, तो मैं बाहर ढूंढने लगा। तो फिर आगे बढ़ गया, मेरी चर्स के साथ शराब भी आ गई। पहले तो मैं झूठ बोलता शुरू हो गया कि यार आज तबीयत सही नहीं है इसलिए आंखें डाउन है, बाइक पे घूम रहा था इसलिए आंखें लाल हैं। तो इस तरह की जितनी मेरे पास टैक्टिक्स हो सकती थी बचने की, मैं वो करना मैंने शुरू कर दी। लेकिन कब तक रहती हैं, ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो पता ही चल जाता है कि रोज़ ही इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी सेहत भी गिर रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी सारा ख़राब हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। अदनान एक अंधे कुएं में डूबता जा रहा था, मगर ये बात बहुत देर तक उसके घर वालों से छुपी न रह सकी। एक रात अदनान घर लौटा तो उसके बाल बिखरे हुए थे, शेव बढ़ा हुआ था और वो अजीब हवनक सा लग रहा था। घर में दाखिल होते ही उसने खामोशी से अपने कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। ये क्या उलिया बना रखा है तुमने? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मा वो बस बुखार है थोड़ा सा। क्या हर वक्त बुखार है बुखार है? चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाती हूँ। नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ किसी गहरी सोच में पड़ गई और अदनान ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अदनान, आईने के सामने खड़े होकर अदनान अपना चेहरा देखने लगा। उसी लम्हे अदनान के दिल से आवाज बरामद हुई। यार
ये तो गड़बड़ हो गई। क्या था और क्या बन गया हूँ मैं? छोड़ दे यार, छोड़ दे ये नशा। लानत भेज और उठ खड़ा। ये हेरोइन तुझे गुला देगी और तेरी माँ मर जाएगी सदमे से। बोल, छोड़ है ना ये नशा? बोल। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दूंगा मैं ये नशा। बस बस कल से बस तय हो गया, बस आखिरी फैसला ये मेरा। और मैं कोई कमजोर आदमी थोड़ी हूँ, बस। मां पर बेटे की हकीकत वाज़ेह होने के बाद मां ने उसे नौकरी के लिए दयारे गैर भिजवा दिया था, मगर अदनान नशे की आदत ना छोड़ सका, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब अदनान ने फैसला कर लिया कि वो मुल्क जाकर नौकरी करेगा और नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा। शब्बीर ने देखा कि अदनान अपने दोस्त के साथ एक होटल में चाय पी रहा था। बहुत अच्छा किया तूने ये नशा छोड़ के। नशा नहीं है, लानत है, लानत। मैंने भी छोड़ दिया है, तेरी कसम। लेकिन क्या करूं यार, एक दो बार कर लेता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ही किया तूने भी। हाँ ये तो है, लेकिन यार एक बात है, तेरा पता नहीं, लेकिन नशा ना करूँ ना यार 2 दिन तक जिस्म टूटता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं तू कैसे कर लेता है। हाँ ये तो है। चल छोड़ इन सब बातों को, किसी और टॉपिक पे बात कर। हाँ ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ? वही ठिए पर, यारों ने बुलाया है। यार दिल भी बहुत उदास हो रहा है। कुछ नहीं होता एक बार से, तू भी साथ चल ले, मान ले मेरी। और तू मुक्ता छोड़ता नहीं। अबे चलना यार, क्या सोच रहा है तू? छोड़ इन बातों को, छोड़ तू चल। तू मुझे लेके ही जाएगा आज? हाँ चल चल, अबे बड़ा कमाल का नशा है। अदनान गो मगू की कैफियत में था, दोस्त के साथ चल दिया और एक बार फिर नशे ने उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वो नशा जो सिगरेट से शुरू हुआ था, चर्च, अफीन और शराब से होता हुआ हेरोइन तक पहुंच गया। अदनान के लिए अजाब बन चुका था और अदनान का ज़मीर अंदर से मलामत किए जा रहा था। फिर उसने एक फैसला किया और अपनी तमाम सूरत हाल भाई को बता दी। मैंने अपने भाई से शेयर किया कि यार मैं इस चक्कर में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। बोलता हमें तो पता था, हम इंतजार कर रहे थे कि कब तू टूटेगा और कब हम तेरी कोई ना कुछ करेंगे। खैर उन्होंने मुझे एक दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बहाली मरकज में अदनान का इलाज जारी था। उसकी रग रग में इतना जहर भर चुका था कि दवा भी उस पर असर नहीं कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि बहाली सेंटर में वो रातों को उठ उठकर पागलों और वैश्यों की तरह अपने जिस्म को नोचना शुरू कर देता था। फिर निगहबान दौड़े दौड़े आते और अदनान को दवा देकर सुलाने की कोशिश करते थे। अदनान की मजीद कहानी खुद उसकी जबानी सुन लीजिए। मैं वहाँ से 3 महीने बाद क्लीन होकर बाहर निकला, लेकिन फिर मैंने गलती की। फिर मैंने ये सोचा कि मैं हेरोइन का इलाज कराऊंगा, चर्च का इलाज नहीं होता कोई भी। चर्च तो एक नॉर्मल चीज़ है, सोशली एक्सेप्टेबल ड्रग है चर्च और शराब, वो तो मैं पी सकता हूँ। तो मैंने चर्च और शराब बोला कि मैं हेरोइन नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं चर्च और शराब पीऊंगा। तो मैंने दोबारा से चर्च और शराब शुरू कर दी। घर में माँ बाप के दरमियान रस्साकशी और लड़ाई झगड़े के माहौल से पैदा होने वाला शदीद एहसास महरूमी और एहसास तन्हाई अदनान को एक ऐसे मकाम पर ले आया था जहां अदनान का एतमाद जवाब दे चुका था। बहाली सेंटर में इलाज के बाद बज़ाहिर वो ठीक हो गया था, लेकिन नशेबाज दोस्तों की सोहबत उसे मुसलसल खींच रही थी। ऐसे में अदनान की माँ ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली। बेटा, मेरा एक ख्वाब है जिसे तुम ही पूरा कर सकते हो, क्या करोगे पूरा? माँ कैसी बातें कर रही हो? अब तो अल्लाह का शुक्र है मुझे इस नशे जैसी लत से भी छुटकारा मिल गया। और देख मैं कितना तंदुरुस्त हो गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी तुम जब असलम के साथ रात को सैरो तफरी को जाते हो ना, तो मेरा दिल डरता रहता है कि वो तुम्हें फिर कहीं नशे का आदी ना बना दे। नहीं माँ, अब मैंने खुद से फैसला कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है, उन लोगों को हाँ बोल दूं? तुम्हें पसंद है? ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। माँ ने फर्ते जज्बात से बेटे को गले लगा लिया और शब्बीर को यूं महसूस हुआ जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ गई हो। हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। इसी दौरान अदनान के फोन की घंटी बजी तो वो फोन कान से लगाकर एक तरफ चला गया। हाँ हेलो, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? और यार मुबारक हो तुझे, सुना है नशे से जान छूट गई तेरी। हाँ यार, बस करम है मालिक का। और हाँ, अब तो मैं शादी भी करने वाला हूँ। वाह यार,
अबे फिर तो डबल मिठाई बनती है मेरी। आजा या मिठाई खिला मुझे। आजा आजा, मजे करेंगे यार, जश्न मनाएंगे। नहीं यार, कल बल मिल लेंगे। आजा यार, मान ले भाई। पागल हो गया क्या? अदनान दोस्त के पास गया और एक बार फिर उसी मकाम पर खड़ा हो गया। उस रोज दोस्त ने अदनान की बात तय होने की खुशी में जब अदनान से नशा करने की जिद की तो अदनान ने पहले तो दोस्त को प्यार से समझाया और जब वो ना माना तो उसने दोस्त से ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। देख असलम, बस बहुत हो गया। मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर और तेरी दोस्ती पर। आज के बाद मुझे फोन तक मत करना, समझ गया तू? अदनान एक नई जिंदगी का आज़म लिए वापस हुआ और रास्ते भर उसका ज़मीर उसको शाबाशी देता रहा। बेटा, तुम बहादुर इंसान हो, बिल्कुल चट्टान की तरह बहादुर। और अब पलट कर मत देखना, तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेरे दोस्त। और सुनो, वो जो तुम्हारे घर आने वाली है उसे सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है और उसे तंग मत करना। अपने आप को मौत की तरफ देख रहा था रोज, लेकिन मुझे तकलीफ, वो पेन मैं अकेले नहीं कर सकता था। मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ड्रग से दूर रखना, जो मुझे तकलीफ हो रही है उसके हिसाब से मुझे मेडिसिन देना और मेरा ख्याल रखना, मेरी सेल्फ एस्टीम को दोबारा बहाल करना, ये मैं खुद को नहीं कर सकता था। मुझे लोगों की ज़रूरत तो थी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ड्रग एडिक्ट को अगर एक इन्वायरमेंट ऐसा मिले और ऐसी जगह मिले तो वो पॉसिबल है ठीक होना। और फिर अदनान के कानों में शादियाने बजने लगे। वो अपनी दुल्हन को बड़े एतमाद के साथ हाथ पकड़कर गाड़ी से उतार रहा था और माँ अपने बेटे और बहू की बलाएं ले रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बहुत लोगों के लिए तो बहुत आय शॉकिंग है, क्योंकि सब लोग की नजर, काफी लोगों की नजरों में तो मैं मर चुका था, ठीक है ना। मतलब वो कहते थे कि अब तो ये गया, तो वो लोग, उन लोगों के लिए तो एक मिरेकल था, ये मेरे लिए भी एक मिरेकल था। लेकिन जाहिर है सबसे ज़्यादा खुशी मेरे माँ बाप को हुई। और आज वो देखते हैं कि यार हमारा बच्चा अब 7-8 साल हो गए नशा छोड़ दिया और अब वो दूसरों की हेल्प करने में लगा हुआ है और अच्छा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो फख्र से देखते हैं मुझे। शब्बीर का कहना है कि कोई करे तो कहां तक करे, मसीहाई के एक जख्म भरे दूसरा दुहाई दे। कदम कदम पर दुख और जगह जगह मजबूरी, गुर्बत, बीमारी और अफलास की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। सिसकती इंसानियत मसीहाओं का रास्ता देखती रहती है। ऐसी ही एक कहानी शब्बीर ने फैसलाबाद में देखी थी। फैसलाबाद के इलाके रामेवाली की रिहायशी शरीफा बीबी का शौहर 5 बरस पहले अपनी 2 बेटियों की शादी के बाद इंतकाल कर गया था, जिसके बाद शरीफा बीबी के माली हालात तेजी से खराब होना शुरू हो गए। 3 बेटे मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते रहे, जबकि एक बेटे ताहिर की तालीम अधूरी रह गई थी। अभी शौहर की मौत का सदमा कभी नहीं हुआ था कि शरीफा का एक बेटा ट्रैक्टर उलटने से हादसे में हलाक हो गया, जिसके बाद शरीफा पर कयामत टूट पड़ी। शौहर और बेटे के इंतकाल के बाद अगरचे दुखी औरत शदीद सदमाती कैफियत से गुजर रही थी, लेकिन उससे अपने बाकी बेटों की खातिर घर की तरतीब और आराइश से गाफिल नहीं थी। साफ सुथरे बर्तन, पुरानी घड़ी, साफ सुथरी दीवार, मेहनत का शौहर का लाया हुआ फर्नीचर, सब कुछ उसी तरह था। और शरीफा बीबी आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे और शौहर की मौत का दुख भूलती जा रही थी कि अचानक उसे एक और सदमे से दोचार होना पड़ा। शरीफा बीबी का वो बेटा जो इंटर का तालिब इल्म था अचानक बीमार हो गया, और जब उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो शरीफा बीबी पर सदमे की एक कड़कती हुई बिजली गिर पड़ी। शरीफा बीबी के बेटे ताहिर के जिस्म में खून बनना बंद हो गया था और डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हिदायत की थी। ताहिर इतना कमजोर हो गया था कि उसका चलना फिरना भी दुश्वार है। उसके 2 मेहनतकश मजदूर भाई अपने बीमार भाई की देखभाल करते हैं, उसे अस्पताल ले जाकर उसे खून चढ़वाते हैं, लेकिन कब तक? ताहिर के इलाज पर शरीफा बीबी के पास जो कुछ था सब खत्म हो गया था और अब खून चढ़वाने के पैसे भी नहीं थे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10-12 लाख रुपए की जरूरत थी। बस इसी फिक्र ने शरीफा बीबी को तोड़ कर रख दिया था और उसके जब्त का बंधन टूट गया था। 2 साल तीसरा महीना जा रहा है। 2 साल इलाज बड़ा कराया सी, हुण अगों तुसें करने ताड़ी मैं मेरे शहबाज शरीफ ताई
इलाज करा दे अल्लाह वास्ते मैं हाथ जोड़दी मैं हुण इन्नी जोगी नहीं जिहड़ा मैं किराया भी दे के मैं पहुंच जावां भी मैं फैसलाबाद ही चले जावां मजबूर बड़ी हां भी हुण मैं रोटी अल्लाह सोना मेरी पूरी करी जाता हो भी मैं नहीं दस सकदी किसी ने भी अल्लाह दी जात है नहीं खवा सकदी मेरा अल्लाह वास्ते इलाज कराना चाहिए। ताहिर 21-22 साल का नौजवान है। साल 2 साल पहले उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर ये सारे ख्वाब उसकी खतरनाक बीमारी ने धुंधला दिए हैं। ताहिर की ख्वाहिश है कि उसका इलाज कराया जाए। हड्डी का गुद्दा जड़ा ना वो गुद्दा नहीं बनता, खून 6वें 7वें दिन खून की बोतल लगती ब्लड की। 2 साल से ऊपर हो गया, इलाज बहुत हमने दवाई ली है, वो कोई इलाज नहीं हो रहा। और डॉक्टर रात कह रहे हैं कि ये गुद्दा जो है ना बोन मैरो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा बहुत बताते हैं, तो वो हम पे नहीं कर सकते। काम मैं कोई नहीं कर सकता, लेकिन कमज़ोरी हो जाती है जब ब्लड ख़त्म हो जाता है। 6वें 7वें दिन ब्लड की बोतल लगती है, फिर मुझे वॉशरूम तक जाने में भी दिक्कत महसूस होती है। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि ये मेरा इलाज करवाएं, ताकि मैं भी आइंदा तलीम भी कर सकूं और दूसरे आदमी की तरह चल फिर भी सकूं। ताहिर के भाइयों को भी अपने भाई की फिक्र खाई जा रही है। भाई ने दूसरे दिन तीसरे दिन कभी रोजाना, कभी 8 दिन 10 दिन बाद, कभी 3 दिन भी 3 बोतलों में दिहाड़ी चलवानियां पै जांदियां। बस ये तरला मिहनत कर लगे कि हैगा कभी लैर चो लियाइए या हस्पताल लियाइए, असर ही नहीं करता, फ्रैश खून असर करता। शब्बीर को इस बात का बखूबी एहसास है कि जवान बीमार बेटे की माँ पर क्या गुजर रही होगी। मजबूर माँ की आंखों से बहने वाले आंसू इल्तिजा कर रहे हैं कि उसके बेटे को बचाया जाए, उसका इलाज कराया जाए, उसकी मदद की जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। और शब्बीर ने इल्म की रोशनी से जगमगाता ये दिया देखा है कराची की फुटपाथों पर, जहां कुछ लोग अपने हिस्से की शमा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे। गुर्बत, अफलास और दहशतगर्दी के अंधेरे को शिकस्त देने के लिए इल्म और इल्म के फरोग के सिवा शायद और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन शब्बीर एक सड़क के लिए न सिर्फ उन्हें कॉपियां किताबें मुफ्त फराहम की गई, बल्कि उन्हें यौमिया जेब खर्च और खाने पीने की चीजें भी दी जाने लगी। राइस स्ट्रीट स्कूल के रखना है। शब्बीर ने इस स्ट्रीट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात की। बच्चे निहायत खुश थे। बाजी के घर काम करती हूँ, फिर बाजी का मैंने बोला बाजी मैंने पढ़ना है, फिर बाजी ने कहा ठीक है तुम पढ़ा देते हैं, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बाजी ने। मेरा नाम सिमरन है, मैं श्री जीना कॉलोनी से आई हूँ, यहाँ पढ़ने आई हूँ मैं। मेरे अब्बू सीवीओ जाते काम पे, मेरी अम्मी भी जॉब करती स्कूल में। हमारा घर शिरीन कॉलोनी पे, पहला हम इधर आ रहा था टिश्यू बेच रहा था, पहला बाजी आ गया हमारे को राशन दिया, दूसरे दिन आ गया पार्टी शुरू किया और कुछ खिलाया, जूस पापड़े सालन खिलाया। इधर आ गया बाजी ने बोला तेरे को स्कूल पढ़ेगा, बाजी ने बोला सही है, हमको बूट भी लिया स्कूल। अब यार रोज हम इधर पढ़ रहे, मजे आ रहे हैं। हमें यहाँ पर उर्दू इंग्लिश मैथ ये सब हम लोग को पढ़ाते हैं और यहाँ पर हमें बहुत मजा आता है। शासन भाई शिरीन बाजी हम लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। शुरू में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया यहाँ पे मिस बहुत अच्छा पढ़ाती है, हम काफ़ी इंग्लिश भी सीख चुके हैं और मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और पढ़ने से मुझे बहुत तालीम मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि बाजी लोग भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, सबको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कम से कम 50-60 बच्चे हो चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, कभी श्री कानूनी से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं यहाँ पे बच्चे, और मिस भी बहुत अच्छी है। मेरा नाम फारूक है, यहाँ पर मेरे अब्बू ने यहाँ पर देखा था और मेरे अब्बू मेरे को यहाँ पर लेके आया और मेरी 10 साल उम्र है और मैं रीलम कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ मुझे 7 साल हो गए हैं
और यहाँ पर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। पहले जहाँ पढ़ता था स्कूल में वहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था, यहाँ पर बहुत कुछ सीखा हूँ। हम जो पढ़ लेंगे हम तो बाजी को बोले हमें कुछ भी ना बना दे, या टीचर बना दे या डॉक्टर, कोई भी कुछ बना दे। चीनी जिना कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली ये मेहनतकश गरीब औरत, जिसने माली हालात की खराबी की वजह से बच्चों को स्कूल से उठा लिया था, अपने बच्चों को स्ट्रीट स्कूल ले आई। यही नहीं बल्कि इस औरत ने खुद भी तालीम हासिल करना शुरू कर दी। पहले हम लोग पढ़ाते थे, उधर हम लोगों की गुंजाइश नहीं थी तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। हमारे किराए के घर है ना, इसी वजह से हम लोग पूरी नहीं हो पा रही थी। पड़ोसियों से पता चला था कि इधर बाजी की स्कूल है ना, तो मैं उनको लेके आई थी, तो वो पढ़ते माशाल्लाह भी सही पढ़ रहे हैं। पढ़ाती थी और एक दफा मेरे साथ ये हुआ कि मैं इसी स्ट्रीट से जा रही थी कि तो मेरे पास एक लड़की आई एंड इंस्टेंट ऑफ आस्किंग फॉर सम मनी उसने मुझे कहा कि आप मुझे यहीं आके पढ़ाएंगी, और मुझे भी इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, आप आए और मुझे पढ़ाएं। फिर मैंने उसको बोला ठीक है मैं आपको स्कूल में ज्वाइन करवा देती हूँ। तो उसने कहा नहीं हम स्कूल तो नहीं जा सकते बिकॉज यू नो आवर पेरेंट्स वोंट अलाउ अस टू गो टू स्कूल, कि हम यहीं कमाते हैं। तो फिर मैंने अपना आइडिया हसन के साथ डिस्कस किया। बाय दैट टाइम वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। जो उनके पेरेंट्स थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आप यहाँ 2 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो इसमें आप, इससे अच्छा है कि आप स्ट्रीट पे जाके पैसे कमाओ। तो हमारा जो है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमने सोचा कि अगर हम इन्हें पैसे, कुछ इन्हें पॉकेट मनी हम इन्हें रोज़ की दें ताकि इनके जो है पेरेंट्स भी इन्हें अलाउ करें और इन्हें कोई प्रॉब्लम भी ना हो फाइनेंशियली तौर पर। जो लड़की जो मेरे पास आई थी वो ही पहले अपने 1-2 फ्रेंड्स को लेकर आई, फिर उसके साथ लाते लाते अपने नेबर्स के बच्चे और सब कुछ वो उसने इकट्ठा किया। बट फर्स्ट तो हमें बहुत इश्यूज हुए थे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, बिकॉज वो इतना नहीं उनका स्टडीज़ में उनका इतना दिमाग था, और फिर हमने उनके पेरेंट्स भी उनके नहीं आने दे रहे थे। तो फिर हमने उन्हें मोटिवेट किया, पहले हमने उनसे फ्रेंडशिप की, क्योंकि हम पे वो पहले ट्रस्ट नहीं करते थे। जैसे वो कहते थे कि ऐसे ही आए पढ़ाने, 1-2 दिन पढ़ाएंगे फिर चले जाएंगे। अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ कि जब हमने शुरू किया था तब ऐसे कोई स्कूल नहीं थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ऐसे थोड़े स्कूल बन गए हैं कराची पाकिस्तान में। और मेरा तो फ्यूचर प्लान्स ये है कि पाकिस्तान के हर कोने पे मैं अपना द स्ट्रीट स्कूल बनाऊंगी, जहाँ इसलिए क्योंकि फिर पाकिस्तान का हर बच्चा एजुकेटेड होगा, तो कोई बाहर से इस कंट्री में आता है और वो देखता है कि देखो ये है पाकिस्तान के बच्चे। शब्बीर को एक साइल के खत के जरिए पता चला है कि पाक पतन के इलाके टब्बा टानिकसर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो लोगों के काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। किसी को मुलाजमत दिलवाने का मसला हो या इलाज मुआलजे का, ये शख्स हर वक्त तैयार रहता है। शब्बीर के नाम भेजे गए एक खत के मुताबिक एक दिन पाकपतन का रहायशी एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल की दुकान पर बैठा था। दुकान में लोग मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आए हुए थे और दुकान का मालिक उनके साथ मसरूफ था। ऐसे में दुकान मालिक का एक दोस्त दुकान में दाखिल हुआ तो दुकान मालिक ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और स्टूल खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। दुकान मालिक का दोस्त मुस्कुराता हुआ बेतकल्लुफी से बैठ गया। अरे रफीक भाई किधर हो यार आप? कोई लिफ्ट ही नहीं है गरीबों को। आज इधर किधर निकल आए आप? चाय मंगवाओ आपके लिए? हाँ भाई चाय मंगवाओ, बिल्कुल मंगवाओ। और ये क्या बात कर दी भाई तुमने कि कोई लिफ्ट ही नहीं है? आता तो तुम्हारे पास में। छोटे जरा चाय बोल। और रफीक भाई घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब अल्लाह का। यार तू ये बता कि वो तेरी बहन की नौकरी का क्या बना, मिली या नहीं? अरे कहाँ मिली रफीक भाई नौकरी, कोई सिफारिश ही नहीं है गरीबों की। आपको भी बोला था, बड़े लोगों में काम करवाते फिरते हो, हम दोस्तों को तो भूल गए। यार ये तूने बड़ा अच्छा याद दिला दिया मुझे। बस यूँ समझ ले कि तेरी बहन को नौकरी मिल गई। तू ये बता कि दरखास्त है लिखी हुई नौकरी की? हाँ कंप्यूटर पर है। बस तू मुझे उसकी कॉपी दे और रिसीविंग दे। यार रफीक भाई चाय आ गई, आप चाय पियो, मैं जब तक कंप्यूटर से दरख्वास्त की कॉपी निकाल लूँ। हाँ निकाल। दुकान का मालिक कंप्यूटर पर मसरूफ हो गया और उसका दोस्त एक ही घूंट में चाय पीकर दोस्त से रुख्सत लेने के लिए खड़ा हो गया। इस दौरान प्रिंटर दरखास्त की कॉपी निकाल चुका था जो उसके दोस्त ने अपने दोस्त के हवाले कर दी। खत लिखने वाले नामालूम साइल ने लिखा था कि ये शख्स जो बज़ाहिर उसका दोस्त था, बहन को नौकरी दिलाने के बहाने उसकी रकम हड़प कर गया। 2-2.5 साल तक रकम की वापसी के तकाजे के बाद मजबूरन जब साइल थाने पहुंचा तो उसे वहां से टरखा दिया गया। दुकान मालिक के फ्रॉडिये दोस्त को जब पता चला कि उसने रकम की वसूली के लिए थाने से रुजू किया है तो वो बुरी तरह गजबनाक हो गया और धमकियों और धौंस पर उतर आया। खत के मुताबिक साहिल का कहना था
कि अब उसे आते जाते धमकियां दी जाने लगी थी। अबे ओ, बड़े पर निकल गए ना तेरे। अरे मैं क्या करूं यार रफीक भाई, आपने भी तो धोखा दिया है ना मुझे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे पैसे वापस कर दो। चल बे चल, फूट यहाँ से। और बात सुन, अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा, समझ गया? चल फूट यहाँ से, चल। इस वाकये के बाद मालिक दुकान ने पंचायत में शिकायत कर दी। पंचायत लगी हुई थी और रफीक भी वहां मौजूद था। देख रफीक, इसने सारे सबूत दे दिए हैं। तूने पैसे लिए कि नहीं? हाँ लिए हैं पैसे, मगर जिससे मैंने काम करवाया था वो बंदा मुल्क में नहीं है, बाहर चला गया। मैं क्या करूं? हम कुछ नहीं जानते मुल्क में या मुल्क से बाहर। 2 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पंचायत बर्खास्त की जाती है। पंचायत के सरबराह ने पंचायत खत्म की तो लोग उठकर चले गए। रफीक ने मालिक दुकान को घूर कर देखा और उसे मजीद धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। मेरी बात याद रख, तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा मैं, समझ गया? तू जानता नहीं है मुझे। शब्बीर को मौसूल होने वाले खत में दावा किया गया है कि इलाके में मौजूद फ्रॉडिये ने बड़े लोगों से ताल्लुकात का झांसा देकर पूरे इलाके को तंग कर रखा है। ये इल्जाम भी लगाया है कि मुतालिका शख्स धोखाधड़ी, फ्रॉड और धोस धमकियों के जरिए पूरे इलाके में दंदनाता फिरता है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। खत के मुताबिक मुतालिका शख्स इलाके से गुजरता है तो लोग उसका सामना करते हुए डरते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो वो लोगों का हमदर्द बना हुआ है, लेकिन अपने मुखालिफिन को खौफ में मुब्तला कर रखा है। खत के जरिए मिलने वाली तफसीलात झूठ हैं या सच, और इलाके में किसी ऐसे शख्स या उसके लूट मार गैंग का वजूद है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए शब्बीर की टीम दिन रात तहकीकात में मसरूफ है। शब्बीर को उम्मीद है कि मुबैना इलाका बदमाश एक दिन जरूर बेनकाब होगा और उसे कानून के मुताबिक सजा मिल सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।